जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा री एग्जाम 23 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का जीएस का पोर्शन लेके उपस्थित हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा और निश्चित रूप से जो है आप अच्छा कर रहे होंगे। आइए शुभारंभ करते हैं। केवल जीएस का सेक्शन, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए केवल मैं उत्तर बताऊँगा। एनालिसिस बाद में आपका ऑफलाइन क्लासेस में आपका होगा। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या अगर 58 की बात करेंगे, 58 की, तो यहाँ पे दिया गया है UDHR मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने की अधिकार की गारंटी देता है। UDHR का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल नंबर 18 अनुच्छेद 18 आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर हम 59 की बात करें तो 59 में आपका यहाँ पे दिया गया एनपीए का पूरा नाम है ना। एनपीए का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, क्या होता है एनपीए का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी ए आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 और 60 के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। ये लोक नृत्य है, सेरा, कार्तिक, ये सब जितने भी लोक नृत्य सब आपके बुंदेलखंड में थे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा लोक नृत्य मनाया जाता है, आपसे पूछा गया है ना। किस जिले में सेरा लोक नृत्य का संबंध है। अमेठी दिया है, अयोध्या दिया है, ललितपुर दिया है और बिजनौर दिया है। अगर आपको थोड़ी भी यूपी की मैप की जानकारी होगी तो यहाँ पे आप आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। बुंदेलखंड रीजन का कौन सा जिला है। अमेठी तो आपका बुंदेलखंड में आता नहीं है, अयोध्या भी आपका बुंदेलखंड में नहीं आता है, बिजनौर आपका जो है रुहेलखंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ललितपुर आपका वह क्षेत्र है, बुंदेलखंड का कोई भी जिला हो, ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, महोबा हो गया, जालौन हो गया, चित्रकूट हो गया, इन जिलों में आपका जो है सेरा लोक नृत्य का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा 61 की, तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। CTBT शार्ट में कहा जाता है। CTBT यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होगा क्या होगा, ऑप्शन क्या क्या दिया है। परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध दिया गया है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है, मौजूदा परमाणु शस्त्रागार को कम करना, या फिर नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाना। तो यहाँ पे जो आपका होता है CTBT का जो उद्देश्य है, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाना चाहिए राइट। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। मतलब ऐसा प्रयोग किया जाए, ऊर्जा जरूरी भी है लेकिन उससे कोई विध्वंसात्मक कार्य ना होने पाए, ये आपका CTBT का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 62 की अगर मैं बात करता हूँ, 62 की अगर मैं बात करता हूँ, तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। खेल दिया है, नृत्य दिया है, थिएटर दिया है या फिर साहित्य दिया है। तो अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करिएगा तो ये खेल से संबंधित है, शिष्य के लिए दिया जाता है जो अच्छे, मतलब किसी भी फील्ड में अच्छे खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वो आपका अर्जुन पुरस्कार आपका हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम मैंने आपको कई बार बताया है स्टैटिक जीके के अंतर्गत। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस दिया है, LK आडवाणी दिया है, अबुल कलाम आज़ाद। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है। तो ऑप्शन डी आपका आपको होगा अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे हैं और लगातार 6 वर्षों तक ये इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, है ना। इन्हीं के साथ मिलता जुलता एक नाम आपसे और पूछा आता है, एक अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। तो वो भी कंफ्यूज आप लोग होते हैं, वो आपका किसकी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपको यहाँ पे दिया गया है 64, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद RBI को कितने प्रतिशत 500 और 1000 की करेंसी प्राप्त हुई है। यहाँ पे जो चीज़ें आपको मिल रही हैं 98.96%, 95.65%, 93.27% या 97.45%। तो यहाँ पे देखिए लगभग 44% आपको 1000 की करेंसी मिली थी और 56 या 55 पॉइंट समथिंग जो आपका था वो
500 यानी 500 करेंसी थी। दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो जहाँ तक मेरा अनुमान है यहाँ पे जो है ऑप्शन ए होना चाहिए आपका राइट। मे भी गलत हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी 98.96 आपका ए उत्तर यहाँ पे राइट हो सकता है ना। ये फिलहाल इस प्रश्न को जो है आप क्या करिएगा, थोड़ा सा सस्पिशन में रखिएगा। जो मेरे पास डाटा है वो यही है, इसको आपको ध्यान रखना है। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसे अपनाया था, ये आपसे पूछा गया है। एम्स्टर्डम घोषणा, हेलसिंकी घोषणा, वियना घोषणा, या फिर हेलसिंकी और एम्स्टर्डम दोनों दिया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होगा वियना, ऑप्शन सी 65 का यहाँ पे सी क्लियर हो जाएगा, वियना घोषणा। और वियना किसकी राजधानी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 की बात करिएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया, है ना। सीटों के आरक्षण के बढ़ाने की यहाँ बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है समय समय पर जो है 10-10 वर्ष के अंतराल के लिए, 20 वर्ष के अंतराल के लिए बढ़ा दिया जाता है और कई संशोधन यहाँ पे होंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पे दिया क्या गया है कि किस संशोधन, देखिए पूछा मतलब कई संशोधन यहाँ पे आ जाएंगे जिसके तहत जो SC/ST के आरक्षण की बढ़ाया गया है। यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा, जो 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, 42वां होगा नहीं, 44वां आपका होगा नहीं, 73वां आपका होगा नहीं। 42वां से क्या हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। 44वां संपत्ति के अधिकार को एलिमिनेट किया जाता है। 73वां से पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया जाती है। यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन होगा डी 79, 79वां संशोधन आपका होगा जिसके तहत आपका SC/ST आरक्षण को बढ़ाया गया था सीटों के, है ना। इसके अलावा अगर आप बात करें अभी हाल ही में जो है 104वां संशोधन हुआ था और इस संशोधन के तहत भी जो है SC आरक्षण को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिएगा सॉरी 10 वर्ष के लिए। अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है और चर्चित क्वेश्चन है, गलत आप किए नहीं होंगे। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है, पढ़ाया है मैंने, आप बताएंगे भी होंगे। लोकटक झील की लोकेशन पूछी गई है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो यहाँ पे जो है पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मणिपुर में इसकी लोकेशन होगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। लोकटक झील की लोकेशन मणिपुर में, और इसी झील में केवल लामजाओ नेशनल पार्क है। इसी झील में केवल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान होगा। 68 की बात करिएगा। प्रस्तावना या उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे जो है प्रस्तावना की बात करिएगा, ऑप्शन होगा डी संप्रभुता इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पूछा गया है 69 की बात करिएगा। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। ऑप्शन यहाँ पे होगा डी, और संभवतः ये फरवरी वाले पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। फायरवॉल इज़ द राइट आंसर 69 क्वेश्चन के लिए। ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हर डाटा को इंटरनेट के माध्यम से फिल्टर करता है, आपका फायरवॉल आपका होगा। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है। जो आप सोशल मीडिया से इंटरेक्ट होते हैं, दर्शकों के से जुड़ते हैं, वह आपका क्या होगा, सोशल नेटवर्किंग आपका होता है, सामाजिक नेटवर्किंग आपका यहाँ पर उत्तर होना चाहिए राइट। 70 का बी। 71 की अगर बात कर लीजिएगा, पड़ोसी देश आपके आ रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश आ रहे हैं। निश्चित रूप से जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वहाँ भूटान के रूप में पूछा गया था, किसको आप थंडरबोल्ट कहते हैं, यानी त्वरित झंझावातों का देश कहते हैं, आपने बताया भूटान। भूटान आपका इस पेपर में भी आया है। भूटान ने क्या कहा, भूटान के बारे में कहा, भूटान की राजधानी पूछा गया है। भूटान की राजधानी क्या होती है, तो आप बताएंगे थिम्पू, है ना। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और यहाँ की करेंसी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा, भूटान में कौन सी करेंसी चलती है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, आपसे पूछा गया है। रविंद्र सेतु दिया है, महात्मा गांधी सेतु दिया है, अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज दिया है, और भूपेन हजारिका सेतु दिया है। और मुझे नहीं लगता है कि मुझसे पढ़ा कोई विद्यार्थी इसको गलत करने वाला है। भूपेन हजारिका सेतु मैंने कई बार बताया है, जो कि भारत के असम राज्य में है, लोहित नदी पर स्थित है, ढोला सादिया पुल के रूप में जाना जाता है। सबसे लंबा सड़क पुल आपसे पूछा जाता है, आप किसी को बताइएगा, भूपेन हजारिका सेतु। यहाँ पे उत्तर डी होने जा रहा है राइट, है ना। भूपेन हजारिका को भारत रत्न सम्मान भी दिया गया था। असम के प्रख्यात संगीतकार रहे हैं भूपेन हजारिका। 73 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया, किसान
सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? तो इसके लिए जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन बी, अगस्त 1998 इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 73 इज़ द 74 की अगर बात करिएगा तो भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? भारत कहाँ है, कहाँ वियतनाम है? भारत की राजधानी नई दिल्ली, वियतनाम की राजधानी हनोई। एशिया महाद्वीप के देश हैं। सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से, आर्थिक प्रतिबंध लगाकर, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, और परमाणु संयुक्त परमाणु कार्यक्रम के माध्यम। परमाणु कोई मतलब ही यहाँ पर नहीं रह जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सी होना चाहिए। रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर आपका वियतनाम, सी होना चाहिए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 74 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे, है ना। जून 2024 तक पूछा गया है और एक ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, और इसमें भी आप लोग कन्फ्यूजन क्रिएट किए होंगे, है ना। मॉर्निंग शिफ्ट में क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि जून 2024 तक लोक गृह मंत्री कौन थे, ये आपसे पूछा गया। मतलब जून 2024 तक का मतलब क्या कि जून के पहले, यानी अप्रैल में, मई में, जनवरी में, फरवरी में। तो बहुत लोगों ने क्या कहा कि इसका जो उत्तर होगा गृह मंत्री कौन थे, तो लोगों ने बताया वहाँ पे अमित शाह को, जो कि मुझे लगता है कि वो चीज़, ये लैंग्वेज थोड़ा सा आप यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है। अगर ये पूछा होता है कि जून 2024 में कौन आपके रहे हैं गृह मंत्री, तब तो वहाँ आपके अमित शाह जी हो जाते। लेकिन जो 2024 तक की यहाँ बात हो रही है, तो मुझे तो लगता है कि वहाँ पे आपका होना चाहिए राजनाथ सिंह। उस मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। और कुछ ऐसा ही जो पेपर आपका है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मिल रहा है मुझे, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है पूछा जा रहा है। राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, सोनिया गांधी है। तो प्रश्न की लैंग्वेज आपको यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे लगता है होने चाहिए कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे होने चाहिए, क्योंकि जून 2024 के पहले की बात हो रही है, न कि उसके बाद की, ठीक है ना। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे राहुल गांधी भी बताने वाले होंगे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग आइडेंटिफाई करिएगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी गलत मैं हो सकता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। तुगलकनामा के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? आप ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट, अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 77 की अगर बात करिएगा, 77 की बात करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है पूछा गया है। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, इसमें नो डाउट, आगे बढ़ना ही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। अक्षय मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका प्रयोग करने से वो कभी खत्म नहीं होते हैं और उनका पुनः उत्पादन हो सकता है, उनको आप क्या कहते हैं, नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, और यह एजेंसी इसी को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए होगा राइट। आप 78 की अगर बात करिएगा, वैश्विक आतंकवादी विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन यहाँ पे डी राइट, UNCCT इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 78। 79 की अगर बात करिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है और मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत भी किया होगा। दूध उत्पाद, ब्रेड इत्यादि के आवश्यक वस्तुओं पे जीएसटी दर क्या है? 5% है, 18% है, 12% है, या फिर 28% है। तो जितने भी दूध से बनी सामग्रियां होंगी उसके लिए ऑप्शन ए होगा, 5% की जीएसटी दर आपकी निर्धारित की गई है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है, जो 2024-25 तक पूरे होने की संभावना है? तो यहाँ पे जो इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, आर्टिमिसिस, है ना। आर्टिमिसिस इज द राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, आर्टिमिसिस आपका होगा राइट 80 के लिए। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता का प्रदर्शित करना है। थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर दिया है, ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, बड़े पैमाने पर कार्बन और मुक्त स्रोतों का संलयन है, उन्नत सौर पैनल प्रौद्योगिकी दिया है, अंतरिक्ष आधारित बिजली उत्पादन दिया है। थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर की यहाँ बात हो रही है, और जो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है जो उत्तर आपका होना चाहिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा 82 की, तो 82 क्या है यहाँ पे, 14 सितंबर को किस रूप
में मनाया जाता है? 14 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस दिया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस दिया है, विश्व कैंसर दिवस दिया है और इंजीनियर दिवस दिया है। देखिए 14 दिसंबर तो आपका नो डाउट यहाँ पे आप गलत कर ही नहीं होंगे, आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका राइट हो जाएगा। वोटर डे 25 जनवरी आपका होता है, कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी होता है। नेक्स्ट, भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? भारतमाला परियोजना संबंधित है सड़क मार्ग से, आपका उत्तर होगा राइट। ठीक है, इसके बाद 84 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? दिवाली, आपका उत्तर होगा राइट। थारू जनजाति ऐसी जनजाति है जो दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाती है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। भारत में जीएसटी निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर को प्रस्तुत करता है? तो वस्तु एवं सेवा कर है, मतलब 85 का यहाँ पे बी हो जाएगा, 85 का हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 86 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा पर विचार प्रतिपादित किया है? बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, और आप लोग पढ़ते आए हैं जो बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से बताए होंगे। महात्मा गांधी आपका हो जाएगा, बुनियादी शिक्षा पर विचार प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति रहे हैं। नेक्स्ट, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन में पहले स्थान पे था? प्रथम स्थान पे था, प्रमुख उत्पादक था। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 87 के लिए। 88 की बात कर लीजिए, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, शांति भंग करने का आजीवन पुरस्कार किसको मिला है? पहली बार किसको दिया गया था? सलमान रश्दी, ऑप्शन ए होगा राइट। और इन्हीं की एक पुस्तक आप याद रखिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रेन और सैटेनिक वर्सेज, दो पुस्तकें हैं जो कि पूछी जाती हैं। एक तो मिडनाइट चिल्ड्रेन याद रखिएगा और एक सैटेनिक वर्सेज याद रखिएगा। सलमान रश्दी, और इन्हीं को दिया गया है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, है ना। 89 की बात कर लीजिए, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? जनगणना मैंने पढ़ाया है और खूब पढ़ाया है, यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन ए, सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पे आपको मिलेगा? हरियाणा में मिलेगा, हरियाणा आपका उत्तर सही होगा। जनसंख्या डी का घनत्व है, देखिए जनसंख्या डी, देखिए डेंसिटी कैसे निकाली जाती है वो आपको पूछा गया है। जिस एरिया को आपको निकालना हो वहाँ की पॉपुलेशन को ऊपर रखिएगा और एरिया से उसको डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब जनसंख्या ऊपर होगी, क्षेत्रफल नीचे होगा। कहीं पे आपको जनसंख्या ऊपर दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रही है, सी बता दीजिएगा। संख्या बटा स्पेस, जिस क्षेत्र का निकालना है वहाँ का जनसंख्या ऊपर रखिएगा, एरिया से डिवाइड करिएगा, जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी, वह उसमें हो जाएगी, क्या हो जाएगी? हाँ देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका आता है, सॉरी देखिए 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपसे पूछा गया। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है या फिर जवाहरलाल नेहरू है? तो बारदोली सत्याग्रह के जो नेतृत्व करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपके राइट आंसर होगा यहाँ पे। इन्हीं का जो जन्मदिन है वह एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और इन्हीं की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है, नर्मदा नदी किनारे पे है। 182 मीटर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति आपकी होगी। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पे दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में किस नंबर पे रखा गया है? ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट, चौथा आपका उत्तर होने जा रहा है सही, है ना। अगला प्रश्न जो आपका है 94, चीन ने तिब्बत पे आक्रमण कब किया था? तो चीन ने तिब्बत पे आक्रमण कब किया था? 1950 आप बताइएगा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषक का जैव संकेतक माना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन सी होगा प्लवक यानी प्लवक, इसमें आपका मेढक हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, है ना। शेर होगा नहीं जल प्रदूषण में, जेब्रा आपका होगा नहीं। बच गया केचुआ या फिर मेढक, तो केचुआ को आप किसानों का मित्र कहते हैं और यहाँ पे जल प्रदूषक का जैव संकेतक पूछा गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट ये आपके रहे, यहाँ से आपका रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आज का सेशन रहा जो सेकंड मीटिंग का था। उम्मीद है कि आप सभी का क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा हुआ होगा। आज के लिए फिर इतना ही। कल पुनः जो 24 अगस्त की जो आपकी शिफ्ट होगी उसका मॉर्निंग शिफ्ट, उसका जो है जीएस का सॉल्यूशन मैं लेकर उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे।